नमस्कार साथियों, आप लोगों की चॉइस पर आज जो सीरीज है सुपर 50, ये बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस है, जो कि आपके एग्जामों के लिए फास्ट रिवीजन है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी डेली 50 क्वेश्चन की सीरीज आती रहेगी और आप अपने तैयारी को हमेशा चेक करते रहेंगे, ठीक है। और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ जो सपने सजाए हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत लगातार करनी चाहिए, ठीक है। वो उसमें साथ देने के लिए हम आपको सीरीज स्टार्ट करनी है सुपर 50, ठीक है। तो जीनियर सुपर 50 में आप सभी का स्वागत है सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की किस परत को केंद्रीय हिमीसाइड भी कहा जाता है? अच्छी तरह से ध्यान रखें और समझ लें। पृथ्वी की किस परत को केंद्रीय हिमीसाइड भी कहा जाता है? जल्दी से आप अपना आंसर नोट कर लें और हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपने पास नोट रखें, ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 जो आंसर आपने लगाया, जैसे आप लगाते हैं ये आंसर, अगर आपका सही है तो आप इस प्रकार से लगाएं, अगर आप गलत हैं तो इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। इनमें आपको ध्यान रखना है और आंसर हमेशा पहले हमारे बताने से पहले आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को केंद्रीय हेलिसाइड भी कहा जाता है? तो आपने आंसर लगा दिया होगा। क्या समताप मंडल को केंद्रीय हेलिसाइड कहा जाता है, या मध्य मंडल को, या क्षोभ मंडल को, या आयन मंडल? तो आपने जो आंसर लगाया है चेक कर लें, आयन मंडल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आयन मंडल, ठीक है। यानी आयन मंडल को केंद्रीय हेलिसाइड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन से सामान्यतः किस में कमी होती है? क्या वर्षा में कमी होती है, या भूक्षरण में कमी होती है, या सूखा में कमी होती है, या ग्लोबल वार्मिंग में कमी होती है? तो जल्दी से आप अपना आंसर लिख लें, ठीक है। और इसका आंसर है वर्षा, ठीक है। वनोन्मूलन से सामान्यतः वर्षा में कमी आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन बिल्कुल नजदीक होने की वजह से हम समझ नहीं पाते, तो ये ध्यान रखना कि सामान्यतः वर्षा की कमी से वनोन्मूलन में कमी आती है, ठीक है, क्योंकि उसी के कारण ही सारी चीजें डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सबने कई बार पढ़ा है, रामसर सम्मेलन, ठीक है। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? क्या वो जलवायु परिवर्तन से है, या भूमियों के संरक्षण से है, या रेगिस्तान के प्रसार से है, या वायु प्रदूषण से है? जल्दी से आप अपना आंसर लगा लें, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो रामसर सम्मेलन आपको याद होगा, ईरान में जो रामसर शहर में सम्मेलन हुआ था, वो कैसे संबंधित है? आदिवासियों के संरक्षण से संबंधित है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो आपको ध्यान रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो क्या वो धर्मपाल थे, या गोविंदपाल थे, या महिपाल प्रथम थे, या रामपाल थे? ठीक है, तो आप अपना आंसर नोट कर लें, तो जल्दी से आपको आंसर ढूंढना है धर्मपाल, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में दृष्टि से, एग्जाम में कई बार आया भी है, और रेलवे एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो क्या वो दिल्ली में है, या उत्तराखंड में है, या पंजाब में है, या हिमाचल प्रदेश में है? ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लें, नोट कर लिया है तो आप चेक कर लें, आंसर इसका है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो चैल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपको ऐसे क्वेश्चन पर अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अगर आपने आंसर लगा लिया है तो आंसर इसका क्या होगा? डेविड डिक्सन ट्रॉफी, ठीक है। तो डेविड डिक्सन ट्रॉफी
किसमें दिया जाता है? राष्ट्रीय खेलों में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए डेविड डिक्सन ट्रॉफी दी जाती है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु का उदाहरण है? ठीक है, क्या वो उपधातु में सोडियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, कैल्शियम है? जल्दी से आप आंसर माफ कीजिए, अगर आपने आंसर लगा दिया है तो आपको ध्यान रखना है, आप चेक करेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? एक तरह से एक उपधातु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच का संबंध क्या है, कैसा है? क्या वो प्रतिलोम है, या प्रत्यक्ष है, या समानुपातिक है, या कोई संबंध नहीं है? जल्दी से आप अपना आंसर क्लियर कर लें। ठीक है, ध्यान रखिए, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? प्रतिलोम बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव सत्याग्रह पर छापा मारा गया था? यानी चटगांव सत्याग्रह पर छापा मारने वाला कौन सा वो भारतीय क्रांतिकारी था? क्या वो सूरसेन जी थे, या रासबिहारी बोस थे, या बादल गुप्ता थे, या हेमू कालानी थे? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, चटगांव सत्याग्रह का संबंध सूरसेन से है, इसलिए आंसर बनेगा सूरसेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र विनिमय होता है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र विनिमय होता है? क्या वो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम, या टीलोफेज प्रथम? तो आपने आंसर लगा दिया, अब आंसर आप चेक कर सकते हैं, प्रोफेज प्रथम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लें। हार्मोन एरिथ्रोपोइएटिन का मुख्य कार्य क्या है? यानी एक हार्मोन जो है एरिथ्रोपोइएटिन, ठीक है, एरिथ्रोपोइएटिन जो हार्मोन है, इसका मुख्य काम क्या है? आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये रक्त शर्करा के रक्त स्तर को नियंत्रित करता है, या लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है, या रक्तचाप को नियंत्रित करता है, या कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा और आपने आंसर लगा भी लिया हो। अगर लगा लिया है तो आप चेक कर लें, आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है और आता है और आने की उम्मीद भी है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन पर आप अपडेट जरूर करें। तो आपातकाल के समय जिन अनुच्छेदों, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी ये जो अधिकार है इनका निलंबन नहीं किया जा सकता है, तो कौन से आर्टिकल है जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है? क्या वो आर्टिकल 20 इनकेस है, या 22-23 है, 19-43 है, या 23-24 है? तो आपने आंसर फिल कर लिया हो और इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी आर्टिकल 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं किए जाते हैं इस समय, आपातकाल के समय। तो साथ ही आपको पता है, आप जो सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से करें और क्वेश्चनों को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद जी नेशनल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यानी आपको बताना है गोविंद जी नेशनल है किस राज्य में है? क्या वो असम में है, या वो मणिपुर में है, या नागालैंड में है, या त्रिपुरा में है? तो आप जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, आपने लगा लिया होगा, तो आंसर सही आंसर है इसका मणिपुर। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? यानी आपको लू चलने वाले क्षेत्र को बारे में बताना है। क्या वो उत्तर और उत्तर पश्चिम में लू चलती है, पूर्व और पूर्वोत्तर में चलती है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में चलती है, या दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में चलती है? तो क्लियर है, आपने आंसर लगा दिया होगा। आंसर है इसका उत्तर और उत्तर पश्चिम में लू
एक गर्म हवा के रूप में चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू यानी किस तारीख को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर लागू करने की बात की है और गणतंत्र दिवस भी मनाने के रूप में बताया गया है। तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना का 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए इसमें तो कोई दोहरा नहीं, अच्छी मेहनत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान यानी नवंबर 2024 के अनुसार अध्यक्ष कौन है। यानी नवंबर 2024 में जो भारतीय पैरालंपिक समिति है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपको पता है, तो आप जल्दी से आंसर कर लें। क्या वो पीटी उषा है, या अभिनव बिंद्रा है, या देवेंद्र झाझड़िया है, या नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, ये बी आंसर ऊपर पूछ के, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग की वजह से हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलियम्सचर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, विलियम्सचर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो क्या केंडो तांगे नमी है, क्या वो बालकृष्ण जोशी है, क्या वो रिकन यामामोटो है, या डेविड जेफरफील्ड है। तो इसका आंसर जो आपने लगा लिया होगा, अब आप चेक कर लें, वो है रिकन यामामोटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस के रूप में कहाँ के राष्ट्रपति आए थे। अगर आपको पता है तो आप आंसर दें। क्या वो प्राबोवो सुबियोटो जो इंडोनेशिया के थे, क्या वो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के थे, या इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के थे, या अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के। तो कौन भारत के गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, आमंत्रित किया गया था। तो आपको अच्छी तरह से याद है, आपने लगा लिया होगा चंद, और आपका आंसर है प्राबोवो सुबियोटो जो कि इंडोनेशिया के थे। और आपको साथ ही साथ याद होगा कि भारत का पहले गणतंत्र दिवस में भी इंडोनेशिया से ही आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में जारी ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन की बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस मिशन का क्या उद्देश्य है और जिसकी चर्चा 2025-26 में की गई थी। ठीक है, तो क्या आपको पता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नया नेशनल डेटाबेस तैयार करना, क्या भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना, या नई शिक्षा नीति को बढ़ाना, या भारतीय विश्वविद्यालयों में नए पुस्तकालयों का निर्माण करना। यानी आपसे पूछा गया है ज्ञान भारतम मिशन जिसका जिक्र बजट 2025-26 में किया गया है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने आंसर लगा लिया होगा, तो आंसर इसका है बी आंसर। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी तरह से आपको पता होगा, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो क्या तांतिया भी, अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, या रानी गायदेवी। ठीक है, तो आप आंसर जल्दी सोच समझ के लगा लीजिए। आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फार्मास्यूटिकल्स में क्या होते हैं। यानी आपसे पूछा गया है बायो फार्मास्यूटिकल्स में क्या होता है। तो क्या जीवाश्म ईंधन से उत्पादित दवाएं होती हैं, या जीवित जीवों या उनकी कोशिकाओं का उपयोग करके उत्पादित दवाएं होती हैं, या कृत्रिम रूप से संश्लेषित दवाएं होती हैं, या पौधों से निकाली गई दवाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने लगा दिया होगा आंसर कि बायो फार्मास्यूटिकल्स में क्या होता है। तो आंसर आपका ये है जीवित जीवों या उनकी कोशिकाओं का उपयोग करके जो दवाएं उत्पन्न की जाती है वो बायो
फार्मास्यूटिकल्स में होती है। चलिए इसके साथ दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रश्न है रेड टाइड किसके कारण होता है? रेड मतलब लाइट और लाल और टाइड मतलब आपको पता होगा, फिर हम आपको बताएंगे क्योंकि उसी में आंसर छिपा है, इसलिए आपको अगर आता है तो आप समझिए कि रेड टाइड किसके कारण होता है। तो पहले आप बताओ, लाल रंग के समुद्र सेवन का अत्यधिक खिलना, या समुद्र में लाल रंग के रसायन का रिसाव हो जाना, या समुद्र के तल पर लाल रंग के खनिजों का जमा हो जाना, या लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन होना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चनों पर अपडेट जरूर कीजिए और पढ़िए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि रेड टाइड किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा लाल रंग के समुद्री शैवालों का अत्यधिक खिल जाना क्या होता है? रेड टाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्लभी, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक, यानी इस शहर में 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी? यानी आपको ये पता करना है कि किस राजवंश की राजधानी बल्लभी थी। जो बल्लभी एक प्राचीन भारत का शहर है और ये जो राजधानी रही है वो 5 से 8वीं शताब्दी के बीच रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो बल्लभी किसकी रही है? जल्दी से क्लियर करें। चलिए आपने कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका ही नतीजा आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर सी बात है कि बल्लभी आपको मैत्रक राजवंश की राजधानी थी जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और काउंसिल ऑफ पीपल यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो अच्छी तरह से आप सोच लें, क्या वो 79 है या 82 है या 73 है या आर्टिकल 70 है। तो आपने जो आंसर लगा लिया होगा, अब आपकी बारी है चेक करने की। तो 79 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अपडेटेड क्वेश्चन है, नए हैं, आपको ध्यान रखना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में नर्डल क्या है? अब आपको समझना है कि नर्डल क्या है। अगर आपके अपडेशन में आया है तो अच्छी तरह से आप समझ लेंगे कि प्लास्टिक खाने वाला एक जीव है या प्लास्टिक उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले छोटे प्लास्टिक छर्रे हैं, या प्लास्टिक रिसाइकलिंग की एक विधि है, या प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करने वाला एक वैज्ञानिक है। तो जल्दी से आप अपना आंसर नोट कर लें, अगर आप कर लिया हो तो आंसर भी चेक कर लें। इसका आंसर क्या होगा? प्लास्टिक उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले छोटे प्लास्टिक छर्रे, ठीक है। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई को गति बनाए रखें, गति देते रहें और पढ़ते रहें। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चले? यानी ऐसी क्या स्थिति बनती है या किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो आपको ध्यान रखना होगा, वैसे अभी खराब आंसर है, जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर होता है, या जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, या जब सरकारी राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है, या जब सरकारी व्यय और राजस्व दोनों शून्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत पढ़े हैं कि जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तब सरकार घाटे का बजट चलाती है। तो इसका आंसर आपका क्या बन गया? बी आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जल्दी से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा आपने आंसर लगा लिया होगा, क्या फ्रांस से या ब्रिटेन से ली गई है या आयरलैंड से या अमेरिका से। जो भी आपने आंसर लगाया है तो उसे आप चेक कर लें, तो वो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटोफैगी, ऑटोफैगी क्या? देखिए एनटीपीसी के एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। जो नए नए कंडीशन, नए नए सिचुएशन जो बनती हैं, जो चर्चा में आती हैं, उनसे संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चनों से भी अपडेट होते रहे। आप जो पढ़ रहे हैं बेटर है, और अगर आपके ज्ञान में हम थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत बेटर है। ठीक है? और आप कोशिश करिए, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार। तो ऑटोफैगी क्या है? या कोशिका द्वारा बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, या कोशिका द्वारा क्षतिग्रस्त या अनावश्यक घटकों को नष्ट करने की प्रक्रिया है, या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, या कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है। तो जल्दी से आपने जो चिन्ह है वो आपने लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर है बी, कोशिका द्वारा क्षतिग्रस्त या अनावश्यक घटकों को नष्ट करने की प्रक्रिया को ऑटोफैगी के नाम से जानते हैं। ठीक है? ऑटोफैगी एक प्रक्रिया है। जल्दी से ये क्वेश्चन बिल्कुल अपडेटेड है और आपको पता भी होना चाहिए कि जो आप रामसर स्थल की बात कर रहे हैं, कि बन रहे हैं, फरवरी 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? यानी फरवरी 2025 तक का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लगा बताएं क्या रामसर साइटों की संख्या भारत में 89 है, या 80 है, या 82 है, या 85 है। ठीक है? तो आपने जो आंसर लगाया होगा वो लगा लिया होगा। फिर अब आप आंसर चेक कर सकते हैं कि भारत में रामसर की संख्या 89 है। ओके? तो आपको इस प्रकार के आंसरों पर ध्यान रखना होगा जो अपडेटेड, मुझे उम्मीद है आपको आता भी होगा और आपने किया भी होगा। चलिए अब एक और अपडेटेड क्वेश्चन, जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो जैव आवर्धन क्या है? क्या खाद्य श्रृंखला के एक माध्यम से प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि है, या एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या में वृद्धि है, या प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि है, या एक जीव के आकार में वृद्धि है? तो जल्दी से आप जैव आवर्धन के बारे में क्लियर करके बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने आंसर जो है वो सही लगाया होगा, तो इसका आंसर है ए। ठीक है? खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि, जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। ये भी बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। वांडर वॉल्स बल किन के बीच कार्य करते हैं? यानी वांडर वॉल्स बल किन के बीच काम करते हैं, इसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना चाहिए। केवल आयनों के बीच, केवल ध्रुवीय के बीच, सभी परमाणु के बीच, केवल धातु के बीच। यानी किसके बीच वांडर वॉल्स बल का यूज होता है? तो आपको इसका आंसर आपने लगा लिया होगा और आप चेक कर सकते हैं, तो आपका सही आंसर होगा सी। ठीक है? अगर आपके आंसर सही जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप तैयारी के लिए बेटर अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं। और गलतियां हो रही हैं तो आप इनको सुधार कर रिवाइज कीजिए, और जहां जो प्रॉब्लम हो तो आप आपके इन्फॉर्म कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हॉकिंग विकिरण क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉकिंग विकिरण क्या है? लेटेस्ट सभी क्वेश्चन है, इसलिए आप बहुत सोच समझ के आंसर दें। हॉकिंग विकिरण क्या है? क्या ब्लैक से निकलने वाला ताप, या सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, या एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय है, या बिग बैंग से निकलने वाला विकिरण? तो आप अच्छे से सोच समझ के इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, उम्मीद है आप बिल्कुल करीब होंगे। इसका आंसर है ए। ब्लैक से निकलने वाला जो तापीय विकिरण होता है वो हॉकिंग विकिरण कहलाता है। ठीक है? चलिए, तो आप अच्छा बोल रहे हैं, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं।
कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्था थे या है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आप तो बस मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। आपको ये बिल्कुल फिक्र नहीं करना है कि एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में वही होगा जो आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन से भारतीय संगीतकार या सितार वादक थे? तो आपने पढ़ा हो, तो क्या आपने किशन महाराज, अय्यागी श्यामी सुंदरम, या साहिब परवेज खान, या रविशंकर? तो अगर आपने रविशंकर आंसर लगाया है तो आप सही। ठीक है, चलिए, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है कि भारतीय रेलवे अपने सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है स्वरेल, ठीक, या रेल A to Z, या रेल कनेक्ट, या एस सन मोबाइल, यानी यूटी सन मोबाइल। तो आपने जो आंसर लगाया होगा, मुझे उम्मीद है सही होगा, और नहीं है तो आप सीख लेंगे। इसका आंसर, सही आंसर है स्वारोल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? यानी कौन सा उद्योग संयुक्त क्षेत्र उद्योग के अंतर्गत शामिल है? तो आप बता सकते हैं, क्या वो मारुति उद्योग लिमिटेड है, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, या टाटा आयरन स्टील कंपनी है? आपको बताना संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण। तो आप अच्छी तरह से सोच के लगा लिए होंगे, और अगर आपने आंसर ए लगाया है तो आप बिल्कुल सही। ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण। चलिए, हाँ जी, ये भी आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, डी एक्सटिंक्शन का अर्थ है, डी एक्सटिंक्शन का अर्थ क्या है? तो आप देखेंगे कि विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया, या लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास, या आनुवांशिक रोगों को समाप्त करने की प्रक्रिया, या फिर जीवन बनाने की प्रक्रिया। तो उम्मीद है आपने इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए होंगे, और इसका आंसर जो है आपने सोच समझ के लगा लिया होगा। और अगर आपने आंसर इसका सही सोच समझ के लगा लिया है तो इसका आंसर है ए। ठीक है, और आप सही होंगे तो बेटर है। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन ये नहीं भी आप तक पहुंचे हैं तो अब हमारे द्वारा पहुंच चुके हैं, और आप इन क्वेश्चनों को अपडेट करते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। प्रोटियोमिक्स। अब आपको बताना प्रोटियोमिक्स अध्ययन है किसका, यानी प्रोटियोमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, तो क्या किसी जीव के जीनोम का अध्ययन प्रोटियोमिक्स कहलाता है, या किसी जीव में व्यक्त होने वाले सभी प्रोटीनों के समूह का अध्ययन, या कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन, या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन? तो आप जल्दी से सोच समझ के इसका आंसर लगा लेंगे, और उम्मीद है कि आप लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, यानी किसी जीव में व्यक्त होने वाले सभी प्रोटीनों के समूह को हम प्रोटियोमिक्स, या समूहों का अध्ययन प्रोटियोमिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझ लेना है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या श्री एम हिदायतुल्लाह थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या डॉक्टर बी गिरी थे? ठीक है, तो आपने ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से लगा लिया होगा, और इसका आंसर यानी राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो हम सीधा सीधा आंसर लगा चुके होंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत करने के लिए कराया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये आना चाहिए और आता होगा। तो क्या इसका आंसर किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में, सर विलियम जॉन्स के स्वागत में, लॉर्ड डलहौजी के स्वागत में, या पुर्तगाली व्यापारियों के स्वागत में? तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, तो सीधा सीधा आंसर है किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट 1919 में से किसे शामिल किया गया था? यानी रॉलेट एक्ट 1919 में, यानी जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें से किसे शामिल किया गया था, तो इसको समझ के आराम से करना है। तो रॉलेट एक्ट भारतीय पत्नियों पर प्रतिबंध या सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप या भारी कर अधिरोपित करना या भारतीयों पर खुली गोलीबारी और लाठीचार्ज करना। तो रॉलेट एक्ट में इनमें से किसको शामिल किया गया होगा? तो आपको पता है कि बिना दलील बिना वकील वाला जो एक्ट था, जिसे काला कानून भी कहा गया है, तो सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत में अपनी सेंसरशिप के लिए इन रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। इसलिए आपको इसका आंसर क्या लगाना चाहिए? बी आंसर। जिनने भी लगाया बढ़िया है, अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D बायो प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? अगर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान रखना है, 3D बायो प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? क्या वो कंप्यूटर चिप के निर्माण के लिए, या रोबोट के निर्माण के लिए, या कृत्रिम अंगों के लिए, या वाहन के लिए? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 3D बायो तकनीक का उपयोग कृत्रिम और ऊतकों के लिए किया जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। हालांकि ये ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो आंसर से मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल अपडेटेड हैं, अगर आप नहीं पता है तो आप इसके नोट करके दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है क्या नियमावली, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, या मौलिक कर्तव्य? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, और जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? हाँ, तो आपको अच्छी तरह से राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है, किसके अंतर्गत शामिल है? तो ये है हमारे, आपने आंसर लगा दिया होगा, तो मौलिक कर्तव्य है भाई, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी है ये सब चीजें। तो आपको पता है कि राष्ट्र कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ नेतागण या उसमें जिस पोजीशन में रहना चाहिए वो नहीं रह पाते, तो ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। तो आप फिलहाल इस चीज को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये सभी क्वेश्चन में भी हम आपको करा रहे हैं, रिवीजन वे पे हैं, सारे क्लास में हो चुके हैं, और इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों का आप रिवीजन कर रहे हैं। तो ये सभी बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके टीएस का तो कोई अलग से फॉर्मेट है नहीं, जो भी अपडेटेड क्वेश्चन है उस किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस चीज को एनटीपीसी के लिए थोड़ा सा फोकस करके अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी फोकस है, इसलिए आप सभी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। अगर इस प्रकार क्वेश्चन देने में आप सफल है तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करते जाइए, तो हमारे साथ एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपने आंसर लगा लिया है, आंसर है इसका जॉर्डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है? क्या वो पौधों के द्वारा, जानवर के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा? जल्दी से आंसर लगाएं। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जीवाणु, मुख्य रूप से जीवाणुओं के द्वारा की जाती है। आपका आंसर सी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा। देखिए भाई, त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा आपकी पहले पढ़ी हुई है, तो आप जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा क्या है? खासी है, गारो है, बोराक है, मिजो है। तो आपने आंसर लगा लिया है, तो इसका सही आंसर है को बोरा। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्यंत्रों को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि ने इन वाद्यंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? यानी भरत मुनि ने जो वाद्यंत्रों का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है? ठीक है, तो ध्यान रखना, संगीत वाद्यंत्रों में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों के आधार या विभिन्न अवसरों जैसे शादी, त्योहार या सार्वजनिक समारोह में संगीत वाद्यंत्रों की उपयोग के आधार पर, या वाद्य यंत्रों की विभिन्न ध्वनियों के आधार पर, या वाद्य यंत्रों की आकृति के आधार पर। तो आपने आंसर इसका लगा लिया होगा। चलिए, अगर लगा लिया है तो आप चेक कर लीजिए कि वाद्य यंत्रों की विभिन्न ध्वनियों के आधार पर भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एल0 क्या है? ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखना। तो एल0 क्या बात गैसों की सांद्रता किसी सतह द्वारा परावर्तित और स्व-विकिरण का अनुपात, या समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर, या पृथ्वी के औसत तापमान की वृद्धि। तो जल्दी से आप आंसर लगा लीजिए, और इसका सही आंसर है, उम्मीद है आपने लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर है किसी सतह द्वारा परावर्तित स्व-विकिरण का अनुपात एल0 है, होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, टोपोलॉजिकल इंसुलेटर क्या है? आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से आप आंसर चूज कीजिए, जब तक हम आपको बताते हैं। टोपोलॉजिकल इंसुलेटर क्या है? क्या एक प्रकार का अर्धचालक है, या एक प्रकार का अतिचालक है? एक पदार्थ है जिससे आंतरिक धारा अप्रवाहित सतही धारा प्रवाहित है, या एक प्रकार का चुंबक? जल्दी से आप आंसर ध्यान रखना है कि टोपोलॉजिकल इंसुलेटर एक पदार्थ है जिससे आंतरिक धारा अप्रवाहित सतही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल चुका है, तो आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही क्वेश्चन है, गिद्धा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकनृत्य है? जल्दी से आपको पता होगा तो मुझे बताएं, गिद्धा नृत्य कहाँ का है? चलिए सीधा सीधा आपने आंसर लगा लिया होगा, उम्मीद है तो आपका आंसर सही होगा, पंजाब। ठीक है, तो गिद्धा नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। चलिए, हेमेश महोत्सव का संबंध में से किस धर्म से है? देखिए, आपको हेमेश महोत्सव आपने पढ़ा है, जो उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, तो आपको राज्य से संबंध पता होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि हेमेश महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो आपको ध्यान रखना होगा, क्या वो हिंदू धर्म है, क्या वो बौद्ध धर्म है, या जैन धर्म है, या सिख धर्म है? तो आप देख लीजिए, ऑप्शन में धर्म चाहिए आपको, सीधा समझ लेना जो भी है। तो हेमेश महोत्सव का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है, तो ये आपके लिए आंसर है। ठीक है, चलिए अब आज के ये क्वेश्चन 50 आपके पूरे हुए, लेकिन फिर भी हम आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए देना चाहेंगे, जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना